नमस्कार, आप देख रहे TFT इंडिया और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आपका भाई अमित गिरी। दोस्तों, आप लोग देवों का देव महादेव का नगरी केदारनाथ के बारे में सुना ही होगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को केदारनाथ से संबंधित संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप केदारनाथ जाने की योजना बना रहे हैं या महादेव की नगरी केदार से रिलेटेड रहस्यमयी चीज़ों को जानना चाहते हैं तो यह वीडियो काफ़ी यूजफुल साबित होने वाला है। तो चलिए फिर मैं केदार से जुड़ी हर एक चीज़ों को बताता हूँ, जैसे केदारनाथ जाने की क्या क्या साधन है, जाने में कुल कितना खर्चा आएगा, खाने पीने और रुकने की क्या व्यवस्था है। साथ ही साथ अगर हम पैदल यात्रा करने में असमर्थ हैं तो केदारनाथ की ओर से जो हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध है उसकी क्या खर्च लगती है, टाइमिंग क्या है तथा कहाँ से मिलेगी। तो दोस्तों, संपूर्ण जानकारी हेतु तथा महादेव का दर्शन करने के लिए आप बने रहें हमारे साथ पूरी वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार हम लोग सच्ची श्रद्धा से महादेव को याद करते हैं। हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी लाल रंग वाली घंटा को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा महादेव की स्मरण करें। तो चलिए फिर केदारनाथ की यात्रा को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हर हर महादेव। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, केदारनाथ पहुंचने के लिए हमारे पास क्या क्या सुविधा है, हम कैसे केदारनाथ पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं सबसे पहले ट्रेन की, ताकि जिससे हम केदारनाथ जा सकते हैं, तो हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहला हरिद्वार रेलवे स्टेशन, दूसरा देहरादून रेलवे स्टेशन, तीसरा जो है वो ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। दोस्तों, अगर आप ऋषिकेश रेलवे स्टेशन आना चुनते हैं तो आपको यहाँ से बस की सफ़र 30 किलोमीटर कम पड़ने वाली है, परंतु अगर आप देहरादून या हरिद्वार आना चुनते हैं तो लगभग सेम दूरी पड़ेगी। दोस्तों, अगर मेरी बात आप मानते हैं तो आपके लिए ऋषिकेश रेलवे स्टेशन आना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ से केदारनाथ की दूरी कम है। अदरवाइज अगर आपको कोई समस्या नहीं है तो आप हरिद्वार भी आ सकते हैं। हरिद्वार तक सारी प्रमुख ट्रेनें आती है। तो दोस्तों, केदारनाथ पहुंचने के लिए ट्रेन की इतनी ही सफ़र संभव है, बाकी की सफ़र आपको बस से ही पूरा करना होगा। दोस्तों, केदारनाथ की यात्रा के शुभारंभ करने के लिए आपको ये तीनों रेलवे स्टेशन से सोनप्रयाग ही पहुंचना होगा। आने की आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन से भी बसें मिल जाएंगी, देहरादून से भी बसें मिल जाएंगी तथा ऋषिकेश से भी आपको बसें मिल जाएंगी सोनप्रयाग पहुंचने के लिए। दोस्तों, केदारनाथ पहुंचने के लिए आपका माध्यम अगर फ़्लाइट है तो फिर दोस्तों आप देहरादून तक डायरेक्ट फ़्लाइट से आ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों देहरादून में ही जॉली ग्रांट इंटरनेशनल एयरपोर्ट या देहरादून एयरपोर्ट बना हुआ है, जहां लगभग सभी प्रमुख शहरों से डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाती है। अन्यथा आप दिल्ली आकर दिल्ली से भी देहरादून की फ़्लाइट पकड़ सकते हैं। दोस्तों, फ़्लाइट का भी सफ़र का अंत देहरादून में ही हो जाता है। आगे की सफ़र के लिए आपको देहरादून से बसें पकड़ना ही होता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं दूरी की, डिस्टेंस की, तो आपको हरिद्वार से सोनप्रयाग 230 किलोमीटर की दूरी पड़ेगा। अगर मैं देहरादून से सोनप्रयाग की बात करूं तो वह लगभग आपको 250 किलोमीटर पड़ेगा। अगर मैं बात करूं ऋषिकेश से सोनप्रयाग की दूरी की तो वह सबसे कम 210 किलोमीटर पड़ता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप मेरी राय माने तो आपके लिए ऋषिकेश रेलवे स्टेशन आना ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सोनप्रयाग पहुंचने के लिए जो बस से हम आगे की यात्रा करेंगे उसकी टाइमिंग क्या होगी। दोस्तों, आप हरिद्वार से, देहरादून से या चाहे तो ऋषिकेश से, ये तीनों जगह में से कहीं से भी चले जाइए, बस आपको आसानी से सोनप्रयाग के लिए हमेशा मिल जाती है। और वहाँ बस की जो टाइमिंग है वह सुबह के 5 बजे से शाम के 8 बजे तक है। दोस्तों, अब बात करते हैं जो बस की टिकट है वह टिकट मैं कैसे लूँगा, ऑनलाइन लूँ या वहाँ जाकर लूँ। अगर वहाँ जाकर लेनी है तो मैं कहाँ लूँगा। दोस्तों, अब बस की टिकट की बुकिंग पहले करवा लीजिए। अगर मैं हरिद्वार की बात करूं तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, बहुत सारे वहां पर ट्रैवल एजेंसी है, तो वहां जाकर आप अपने बसें की टिकट ले सकते हैं। दोस्तों, आप हरिद्वार जिस भी समय पहुंचे, चाहे वह सुबह का वक्त हो या शाम का हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइमिंग देख लीजिए कि सोनप्रयाग से कितने बजे से बसें मिलना शुरू हो जाती है, आपको कितने बजे की बस में जाना आपके लिए आराम होगा। अन्यथा आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूर में बना बस स्टैंड से जाकर टिकट ले सकते हैं। दोस्तों, अब मैं बात करूं कि सोनप्रयाग तक पहुंचने का किराया कितना लगेगा, क्योंकि ये तीनों रेलवे स्टेशन से जो हम सोनप्रयाग तक पहुंचेंगे उसका क्या किराया देना होगा।
तो दोस्तों अगर आप ये तीनों स्टेशन के बाहर ऑफलाइन टिकट लेते हैं तो आपको प्रति व्यक्ति 350 रुपये तक लग जाएंगे। यही टिकट अगर आप ऑनलाइन बुक करते हैं तो 500 की टिकट प्रति व्यक्ति पड़ जाती है। दोस्तों आप चाहे हरिद्वार से या ऋषिकेश से या देहरादून से, ये तीनों स्टेशन से कहीं से भी आप चले जाओ, आपको स्लीपर बसें नहीं मिलने वाली है, क्योंकि हमारा केदारनाथ पहुंचने का जो मार्ग है वह काफ़ी खतरनाक घाटी से होकर गुजरती है। इसलिए वहाँ स्लीपर बसें नहीं चलती है, क्योंकि उसका संतुलन बिगड़ सकता है। केवल और केवल पुशबैक और सीटिंग बसें ही चलती है। इसके अलावा दोस्तों केदारनाथ की जो ट्रस्ट है गढ़वाल मंडल विकास निगम, जिसको हम शॉर्ट में GMVN भी कहते हैं, दोस्तों आप GMVN की वेबसाइट में भी जाकर अपनी बसें की ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों ये GMVN की वेबसाइट आगे बहुत सी चीज़ों की बुकिंग के लिए काम आने वाली है, इसलिए मैं GMVN की वेबसाइट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप चेक कर लेंगे। दोस्तों अब हम सोनप्रयाग की सफ़र के लिए रवाना होते हैं। ये सफ़र पूरा करने में हमें 8 से 9 घंटे तक लग जाएंगे अगर आप हरिद्वार या देहरादून से आते हैं तो अगर आप खुद की गाड़ी से आना चाहते हैं जैसे पर्सनल कार वगैरह से, तो सोनप्रयाग तक आप जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं जानकारी देना चाहूँगा कि सोनप्रयाग के आगे कोई भी पर्सनल या प्राइवेट व्हीकल को जाने का अलाउड नहीं है। तो दोस्तों आपका पर्सनल गाड़ी की सफ़र सोनप्रयाग तक ही रहेगा। सोनप्रयाग में आप अपनी गाड़ी को पार्किंग कर दीजिए। दोस्तों अगर मैं पार्किंग की बात करूँ तो बहुत सारे बड़े बड़े पार्किंग अवेलेबल है। सोनप्रयाग में जो कार पार्किंग की किराया है वह पर डे के हिसाब से 50 रुपया देना पड़ता है। इस तरह आप अपनी कार को सोनप्रयाग में पार्किंग कर सकते हैं और आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको सोनप्रयाग पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है या सफ़र के दौरान हुई थकान की वजह से रात को सोनप्रयाग में स्टे या रुकना चाहते हैं तो आप सोनप्रयाग में बड़ी आसानी से आराम कर सकते हैं या रुक सकते हैं। दोस्तों मैं सोनप्रयाग में रुकने की व्यवस्था की बात करूं उससे पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि बेस्ट सीजन कौन सी होगी केदारनाथ जाने के लिए। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि केदारनाथ की कपाट पूरी साल में 6 से 7 महीने के लिए ही खोली जाती है, जो कि अप्रैल मई में अक्षय तृतीया के दिन ही केदारनाथ का कपाट खुलता है तथा अक्टूबर नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन केदारनाथ जी का कपाट को बंद कर दिया जाता है। तो अप्रैल से लेकर अक्टूबर नवंबर तक के बीच का जो समय है, इसमें जो सबसे बेस्ट सीजन जाने का है वह है सितंबर से अक्टूबर का बीच का। दोस्तों यह समय थोड़ी सी यहाँ ठंड होती है, परंतु ये समय पीक सीजन नहीं होता है। मतलब ये है कि इस सीजन में आपको थोड़ी सी बजट कम आएगी तथा भीड़ भी शुरुआत समय की अपेक्षा कम होगी। दोस्तों मई जून की बात करूं तो ये समय काफ़ी वहाँ पे भीड़ होता है, क्योंकि ये गर्मी छुट्टी का समय भी होता है। अगर आप जुलाई अगस्त में वहाँ जाते हैं तो केदारनाथ में कभी भी हेवी रेन या भारी वर्षा होने का अंदेशा बना रहता है, जिससे आपकी यात्रा में खलल पड़ सकती है। इसलिए दोस्तों सितंबर से नवंबर के बीच जाना सबसे अच्छा माना जाता है। दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि अगर आप सोनप्रयाग में रुकना चाहते हैं तो वहाँ होटल का किराया क्या होगा। तो दोस्तों अगर आप सोनप्रयाग में रुकना चाहते हैं तो वहाँ होटल का किराया जो है वो 800 से 1000 के बीच में है। आप थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करवाकर सस्ता में होटल ले सकते हैं। दोस्तों जो दूसरा तथा सबसे सस्ता विकल्प सोनप्रयाग में ठहरने की है वह है हॉल की। दोस्तों वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े हॉल हैं जिसमें आपको तकिया गद्दे रजाई दे दिए जाते हैं और आपको इसके एवज में 100 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से देना पड़ता है। तथा साथ ही साथ वहाँ सामान रखने के लिए आपको क्लॉक रूम भी दे दिए जाते हैं, जिसमें आप अपना सामान सुरक्षित रख सकते हैं एवं चाबी अपने पास लेकर भी जा सकते हैं। दोस्तों अब हम सोनप्रयाग से केदारनाथ की यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं। सोनप्रयाग से आपको आगे बढ़ना होगा गौरीकुंड के लिए। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की जो दूरी है वह मात्र 5 किलोमीटर की है तथा सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए आपके पास 2 विकल्प रहता है। दोस्तों सोनप्रयाग से अगर आप घोड़े खच्चर से जाना चाहते हैं पूरी केदारनाथ के मंदिर तक तो आप सोनप्रयाग से ही घोड़े खच्चर ले सकते हैं। घोड़े खच्चर की जो किराया है वह प्रति व्यक्ति 2500 रुपया देना पड़ता है। दूसरा विकल्प जो है दोस्तों वह आपके पास है प्राइवेट टैक्सी की। दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप सोनप्रयाग के बाद आप अपनी प्राइवेट व्हीकल से आगे नहीं जा सकते, परंतु
आपको वहां ट्रस्ट की ओर से टैक्सी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, जो कि मात्र 5 किलोमीटर गौरीकुंड तक के लिए उपलब्ध करवाई जाती है, जिसके एवज में आपसे 30 रुपया चार्ज किया जाता है। तो इस तरीके से आप गौरीकुंड पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अब आप गौरीकुंड में हैं। यहाँ से भोलेनाथ की दर्शन के लिए केदारनाथ जाने का सबसे अहम पड़ाव शुरू हो जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले भोलेनाथ को अपने मन में स्मरण करते हुए प्रेम से बोले, बाबा केदारनाथ की जय, हर हर महादेव। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी लाल रंग वाली घंटा को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। बाबा केदारनाथ आप सबकी मनोकामना को जरूर पूर्ण करेंगे दोस्तों। तो चलिए अब गौरीकुंड से आगे की यात्रा को शुरू करते हैं भोलेनाथ का स्मरण करते हुए। दोस्तों, यही गौरीकुंड में आपको एक श्री गौरी माता मंदिर है, जिसमें आपको जाकर अवश्य गौरी माई का दर्शन कर लेना चाहिए। दोस्तों, अब हमें गौरीकुंड से सीधे केदारनाथ जाना है, जो कि इसकी बीच की दूरी 16 किलोमीटर है, जो आपको भोलेनाथ का नाम लेते हुए पैदल ही यात्रा करनी होती है। दोस्तों, गौरीकुंड से केदारनाथ की पैदल यात्रा शुरू करने से पहले आपको यहाँ चाय नाश्ता वगैरह कर लेनी चाहिए, या आप चाहे तो भोजन भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी पैदल यात्रा शुरू कर देना चाहिए, जिसमें आपको 9 से 10 घंटे तक लग जाएंगे। दोस्तों, अगर आप 16 किलोमीटर पैदल चलने में असमर्थ हैं तो आप यहाँ से घोड़े या खच्चर लेकर यात्रा पूरी कर सकते हैं, जिसके एवज में आपको 2300 रुपया देना पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों, बुजुर्गों के लिए यहाँ पिट्ठू की भी सुविधा उपलब्ध है, जिसकी किराया लगभग 6 से 7 हज़ार तक देना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अब हम प्रारंभ करते हैं गौरीकुंड से केदारनाथ तक की 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा। दोस्तों, अगर आप पैदल ही यात्रा को पूरा करना चाहते हैं तो आपको लाठी की सहारा जरूर लेना होगा दोस्तों। तो दोस्तों, गौरीकुंड में ही बहुत सारे दुकान हैं जहां लाठी मिलती है, जिसकी कीमत आपको 30 रुपया देना होता है। तो दोस्तों, लाठी की मदद से आपको रास्ते में चढ़ाई करने में बहुत मदद मिलेगी, इसलिए लाठी जरूर ले लीजिएगा दोस्तों, अगर आपके साथ स्वास्थ्य की समस्या है तथा पैसे की कोई दिक्कत नहीं है तो आप गौरीकुंड से केदारनाथ हेलीकॉप्टर के द्वारा भी यात्रा को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो आपको सोनप्रयाग जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सोनप्रयाग से ठीक 15 किलोमीटर पहले एक जगह पड़ती है फटाहा। आप फटाहा जाइए, वहाँ काउंटर बना हुआ है, आप वहाँ से टिकट बुक कर लीजिए। अगर मैं किराया की बात करूँ तो 6,000 रुपये आपको राउंड ट्रिप का देना पड़ेगा, आने और जाने दोनों का आपको 6,000 रुपया देना होगा। दोस्तों, अगर आप हेलीकॉप्टर की टिकट को बुक करना चाहते हैं तो ये रहा आपके स्क्रीन पे वेबसाइट, आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम लोग नन्हे नन्हे कदमों से पैदल यात्रा करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पैदल यात्रा करते समय आपको काफ़ी ज़्यादा सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य दिखेगा। साथ ही साथ वहाँ पर बर्फीले ग्लेशियर तथा बर्फ़ की चादर में लिपटे हुए पर्वतों का सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा। रास्ते में आपको मंदाकिनी नदी के ऊपर एक पुल मिलेगा, जिससे आपको गुजरना होता है। वहाँ काफ़ी खूबसूरत प्राकृतिक छटाओं का आनंद आप ले सकते हैं। वहाँ की सुंदरता के बारे में शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। ये 16 किलोमीटर की यात्रा में आप प्रकृति की सुंदरता का भरपूर आनंद ले सकते हैं। साथ ही साथ ये पैदल यात्रा के दौरान आपको कुछ पुराने मार्ग भी दिखेंगे। पुराने मार्ग कहने का मतलब है 2013 में आपदा केदारनाथ में आई थी। जो बाढ़ आई थी वह काफ़ी रूह कपा देने वाली आपदा थी। जैसा कि आप सबको मालूम होगा, उस आपदा में काफ़ी रास्ते वगैरह सब बह गए थे, परंतु अब जो मार्ग से आप जाएंगे वह बिल्कुल नया मार्ग है, परंतु आपको कहीं कहीं पुराने मार्ग का दृश्य देखने को मिलेगा। दोस्तों, रास्ते में जगह जगह चाय नाश्ता के लिए होटल तथा टॉयलेट की सुविधा मिल जाएगी। साथ ही साथ कुछ टेम्पररी हॉस्पिटल भी देखने को मिल जाएंगे, ताकि भक्तों की बुरी परिस्थिति में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाया जा सके। दोस्तों, ये जो पैदल यात्रा है ये पूरी की पूरी आपकी स्टेमिना पे डिपेंड करती है, परंतु अगर आप नॉर्मल स्पीड पे भी चलते हैं तो भी आप 7 से 8 घंटे में ये 16 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेंगे। दोस्तों, केदारनाथ से ठीक 1.5 किलोमीटर पहले आपको एक बेस कैंप मिलेगा। दोस्तों, यही बेस कैंप में आपको ठहरने तथा खाने पीने की व्यवस्था होती है। दोस्तों, आपको बेस कैंप में रुकने के लिए पहले यहाँ बुकिंग कर लेनी ज़रूरी होती है।
दोस्तों बेस कैंप में ही GMVN यानी गढ़वाल मंडल विकास निगम का गेस्ट हाउस है। उस गेस्ट हाउस में भी आप रुक सकते हैं या अपनी रात गुजार सकते हैं। अगर आपको केदारनाथ पहुंचते पहुंचते शाम या रात हो जाता है तो दोस्तों यहाँ रुकने के 3 पैमाने हैं, यानी कि आप यहाँ पे 3 ऑप्शन के साथ रुक सकते हैं। अगर मैं पहली ऑप्शन की बात करूँ तो वह बेस कैंप में बहुत सारे टेंट लगे होते हैं। एक टेंट में 10 बिस्तर होता है जिसकी चार्ज पर व्यक्ति प्रतिदिन 300 रुपया देना होता है। अगर आपको टेंट उपलब्ध हो जाता है तो आप यहाँ आराम से रात गुजार सकते हैं। अगर मैं दूसरी ऑप्शन की बात करूँ तो दोस्तों वो है हट की। हट में आपको 3 बेड का अलग अलग खंड बना होता है। इसका किराया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 750 देना होता है। अगर मैं तीसरे ऑप्शन की बात करूं दोस्तों तो वो है हट हाउस की, यानी कि एक रूम की तरह रहेगा, उसमें 6 बेड रहते हैं। अगर आप फैमिली सेट लेना चाहते हैं तो आप 6 बेड भी ले सकते हैं। अगर मैं इसकी किराया की बात करूं तो 990 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से देना पड़ता है। दोस्तों अगर मैं बेस कैंप में भोजन की बात करूं तो वहां लंच और डिनर का जो चार्ज है वह 200 रुपया प्रति थाली है, क्योंकि वहां खाना थाली सिस्टम पे मिलता है। और वही अगर आप सुबह का नाश्ता करते हैं तो सुबह का नाश्ता आपको 100 रुपया प्रति थाली ब्रेकफास्ट मिलेगा। दोस्तों वहाँ पर खाना बहुत ही लजीज और स्वादिष्ट व्यंजन परोसा जाता है। दोस्तों अगर मैं होटल की बात करूं तो वही बेस कैंप के बगल में ही अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट है, जो कि GMVN की ही है, गढ़वाल मंडल विकास निगम की ही है। दोस्तों अगर आप केदारनाथ मई जून की सीज़न में जा रहे हैं तो वहां आपको रूम मिलने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप ऑनलाइन बुकिंग जरूर कर लें। GMVN की वेबसाइट पे जाकर बुक कर ले दोस्तों, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों अगर आप शाम 5 से 6 बजे तक भी बेस कैंप पहुंच चुके हैं तो आप फ्रेश हो जाइए, आप अपना सामान रख दीजिए और केदारनाथ जी का दर्शन के लिए निकल जाइए, क्योंकि मंदिर का बंद होने का जो समय है वह रात्रि 9 बजे तक क्लोजिंग टाइम है। दोस्तों आप मंदिर जाइए, मंदिर में जाकर लाइन लगिए। अगर आप पीक सीजन मई जून में आ रहे हैं तो आपको थोड़ी लंबी लाइन मिलेगी। लाइन में लगभग आपको 3 से 4 घंटा भी लगना पड़ सकता है। अगर आप वही ऑफ सीजन सितंबर अक्टूबर में आ रहे हैं तो 1 से 1.5 घंटा में आपको दर्शन केदारनाथ जी का आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों आप भोलेनाथ के नाम को लेकर लाइन में लगकर केदारनाथ जी का दर्शन कर सकते हैं। ये रहा हम सबका केदारनाथ स्वामी, प्रेम से बोलिए बाबा केदारनाथ की जय। तथा साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। अगर मैं बात करूं केदारनाथ की प्रसाद की तो दोस्तों वहां पर प्रसाद की 3 प्रकार की रेट होती है, 100 रुपया, 200 रुपया और 300 रुपया। ये अलग अलग रेट की अलग अलग पैकेट होती है, तो आप जो भी पैकेट लेना चाहते हैं वो वहां से ले सकते हैं। दोस्तों जब आप केदारनाथ जी का दर्शन कर लें उसके बाद आप मंदिर के पीछे जाएं और वहां जाकर आप जरूर देखें। वहां पर दोस्तों आपको एक विशाल शिला देखने को मिलेगा, जो कि 2013 में भयंकर आपदा आया था, भयंकर बाढ़ आई थी। वो वहीं से पर्वत का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा टूटकर मंदिर के पीछे आकर रुक गया था, जिससे पानी की जो तेज बहाव थी दोस्तों वो 2 हिस्से में बंटकर निकल गई थी, जिससे कि मंदिर में किसी भी तरीके का कोई भी क्षति नहीं हुई थी। दोस्तों आप सब जानते हैं कि 2013 में कितनी बड़ी भयंकर आपदा केदारनाथ में आई थी, लेकिन मंदिर में एक खरोंच तक नहीं आया था दोस्तों। ये सब महादेव केदारनाथ जी की महिमा थी कि इतनी तबाही में भी मंदिर में एक खरोंच तक नहीं आई। दोस्तों अगर मैं मंदिर की समय सारणी की बात करूं तो मॉर्निंग में मंदिर 5 बजे खुल जाती है, जो कि रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। वही दोस्तों अगर मैं आरती की समय की बात करूं तो पहली आरती सुबह 6 बजे तथा दूसरी आरती शाम को 6 बजे होती है। तो दोस्तों सच्ची श्रद्धा से बाबा केदारनाथ जी की दर्शन के लिए जाइए तथा देवों का देव महादेव से अपनी मन्नत के लिए अपनी माथा टेकिए। भोलेनाथ बहुत ही दयालु हैं, आपकी सभी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बेईमानी होगी दोस्तों। तो अभी का अभी आप लाल रंग वाली घंटा को दबाकर हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों।
भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करें। प्रेम से दोस्तों अपने मन में एक बार स्मरण करते हुए बाबा केदारनाथ है कि जय बोल दें। फिर मिलते हैं अगली एक मज़ेदार वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें दोस्तों।